लेसन हम अपना कंटिन्यू करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। आज का टॉपिक है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। अब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया। अब क्वेश्चन है वापस क्यों ले लिया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए, और वो शहरों में कैसे हुआ, गांवों में। कंट्री साइड जो है ना इंडिया में, यहाँ गांवों का ही मतलब है, यानी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप्ड एरिया को आप निकालो ना, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, तो जहाँ बेसिकली खेती होती है, और खेती ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने मेथड से, तो वो सारे कंट्री साइड आ जाते हैं। तो बेसिकली खेती से रिलेटेड वहाँ भी आपने पढ़ लिया था, फॉरेस्ट का भी केस पढ़ लिया था, और प्लांटेशन केस भी पढ़ लिया था। तो वही चीज़ गांधी जी ने विड्रॉ कर ली। क्यों? ये आ सकता है पेपर में। ही फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। बहुत जगह में उन्हें लगा कि मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो रहा है, यानी हिंसा हो रही है। और सत्याग्रही को उसे, सत्याग्रही मतलब जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, उनको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि मास स्ट्रगल इतने सारे, जब पूरे कंट्री पे वर्ल्ड वाइड करना है, इतने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो वो डिसिप्लिन्ड हो। तो उनको ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी। विद इन द कांग्रेस द सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ। अब कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर्स जो थे वो थक चुके थे इस मास स्ट्रगल से, और वो चाहते थे कि वो दोबारा से वही इलेक्शंस लड़े। याद है ना, इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, बस एक ही पार्टी लड़ी थी। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम वापस उसी इलेक्शन में जाते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के एक्ट 1990 में सेटअप किया था ना कि इलेक्शंस होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ जाते हैं। अब वो कहते कि ये क्या करेंगे, काउंसिल से ही अपोज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपने 8th क्लास में पढ़ा है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स क्या कहते थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को हम कहेंगे कि भैया हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। और एक्सट्रीमिस्ट्स कहते थे नहीं, इनको तो बाहर भगाओ, चाहे इन्हें मार के ही भगाना पड़े। भगत सिंह वगैरह वो तो वायलेंस में थे ना। तो ये 2 कैटेगरीज थी। तो अब वो था कि इम्पॉर्टेंट था कि ब्रिटिश को अपोज करें विद इन द काउंसिल्स, मतलब कि हम अपने जो काउंसिल्स होंगे ना, जो असेंबली में बैठेंगे, तो हम ब्रिटिशर्स जो भी वो गलत बोलेंगे उनको कहेंगे कि जी नहीं, इसे ठीक करो और रिफॉर्म्स करो। एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली, और ये भी कहेंगे, ये भी धरना देंगे कि ये जो इलेक्शंस है ना, ये जो हो रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि मेन डिसीजंस तो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। हम तो इलेक्शन लड़ लेते थे, बस उनको कह सकते थे कि भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये काम कर दो। अब CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, और फिर क्या कहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में हम वापस जा रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ थे। वो कहते थे नहीं, अपना ये जो हमारा आंदोलन है इसे चालू रखो और हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी अंग्रेज़ों को बिल्कुल बाहर निकालो, हम अपना ही इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेगा, हम ही लेंगे। ऐसी सिचुएशन में इंटरनल डिबेट, ठीक है, और क्या होने लगा, डिबेट एंड डिसेशन, मतलब कि विरोध होने लगा। जैसे डिबेट करते हैं ना कि कोई किसी एग्री नहीं होता कोई भी, फॉर 2 फैक्टर्स अगेंस्ट। तो अब इसने 1920 की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया 2 फैक्टर्स ने। डिबेट मतलब क्या होता है, डिस्कशन, एक दूसरे से जब वो नहीं करते, और यहाँ पे इसका मतलब है कि डिसएग्री होना। ओके, वही आपस में डिबेट और ये सेम ही है कि लड़ते थे और एक दूसरे से बहस करते थे। द फर्स्ट वॉज, पहला क्या था, फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फिर दोबारा से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, यानी लोगों को पैसे कमाने में दिक्कत होने लगी, नौकरियां छूटने लगी। एग्रीकल्चर प्राइस जो थे, खेती के प्रोडक्ट के प्राइस 1926 में वो गिरने लगे, और 1930 तक तो बिल्कुल कलैप्स, मतलब कि बिल्कुल ही किसानों को ना अपनी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही थी। अगर अभी भी तुम न्यूज़ देखो तो होता है ना कि मंडी में जो जो किसान बेचते हैं, भाई वो 50 पैसे किलो टमाटर बिक रहा है, वो कहते हैं कि देने की बजाय वो ट्रैक्टर से सड़कों पर ही घेर देते थे ना। न्यूज़ आती है ना तो वही सीन के बिल्कुल उनको प्राइजेज़ ही नहीं मिल रहे थे।
अब डिमांड जो थी वो घट गई थी, डिमांड घट जाएगी, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, यानी बाहर जो बेचना है वो भी कम हो गया। अब लोगों को लगने लगा कि वो अपने कहाँ पे बेचेंगे, कैसे बेचेंगे अपना जो उन्होंने खेती की है, हार्वेस्ट है, जो कटा हुआ उनके खेतों में पड़ा है, वो कैसे बेचेंगे और टैक्स कैसे देंगे, रेवेन्यू। तो 1930 तक कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, पूरी उथल पुथल थी। अगेंस्ट द बैकग्राउंड, अब इसके और क्या था, पीछे क्या हो रहा था, टॉरी गवर्नमेंट जो थी ना ब्रिटेन में, उसने एक साइमन कमीशन भेज दिया इंडिया में। देखो स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि वो सर जॉन साइमन के अंडर बना था, तो इसलिए साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का था क्या मतलब कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखेगा और इंडिया में जो भी चेंजेस होंगे वो चेंज करेगा, यानी जो इलेक्शंस होते थे, जो लोग चुने जाते थे, जो भी था उससे रिलेटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। प्रॉब्लम इंडिया की, इंडियंस ज़्यादा जानेंगे या ब्रिटिशर्स ज़्यादा जानेंगे। तो भाई जो तुम अगर हमारे फ़ायदे के लिए कोई कमीशन बिठा भी रहे हो तो उसमें हम इंडियंस को तो रखो, हम ही तो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तुम लोगों को क्या पता जो यहाँ रहता भी नहीं। तो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जब वो इंडिया में 1922 में आया तो लोगों ने उसे कैसे ग्रीट किया, गो बैक साइमन। इस पे आ सकता है क्यों इसका विरोध हुआ और कैसे हुआ। अब सारी पार्टी, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, दोनों ने मिलके डेमोन्स्ट्रेशन किया, धरने दिए, ठीक है, एफर्ट। अब वायसराय ने कोशिश की कि भैया ये सब ना हो, थोड़ा सा वो सेटिस्फाई कर सके। तो अक्टूबर 1929 में उसने एक वेग ऑफिसर, वेग मतलब जानते भी नहीं कौन है, किसी को देखा भी नहीं, एक ऐसा वेग ऑफर दिया डोमिनेंट स्टेटस का इंडिया का, ठीक है, फ्यूचर में हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं क्या है कैसा है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो अब जब जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम उससे सेटिस्फाई कैसे हो जाएंगे। तो कांग्रेस लीडर इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। रेडिकल्स जो थे कांग्रेस के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो मोर असर्टिव मतलब अपनी बात वो बिना डरे कहने लगे, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, वो ये करने लगे। अब ये आपके 8th की आ गए, लिबरल एंड मॉडरेट हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि लिबरल और मॉडरेट्स, ये आप 8th में पढ़ चुके हो, जो क्या कहते, उनका मतलब यही था ना कि ब्रिटिश में जाओ, इलेक्शन लड़ो, उनसे कहो कि भैया चेंज कर दे। ये सब धीरे धीरे इनका असर कम होने लगा। अब वो कहते थे हम ऐसा नहीं करेंगे, जो पहले उनकी सोच थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर ब्रिटिशर्स से मिलेंगे और कहेंगे कि भैया इंडिया के हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, तो वो अब नहीं था। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 26 जनवरी 1930 में फुल इंडिपेंडेंस। मतलब कांग्रेस के सेशंस होते रहते थे ना, तो लाहौर में ये सेशन हुआ और लाहौर में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अंग्रेज़ों को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे और पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज, पूर्ण स्वराज, हम इसके लिए अब लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि इसको हम क्या इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाएंगे, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, आएंगे और शपथ लेंगे कि भैया अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और हम उसके लिए लड़ेंगे। मतलब हम कुछ ब्रिटिशर्स को नहीं कहेंगे हमारे लिए ये कर दो, ये कर दो, हम सीधा इनको अपनी कंट्री से बाहर निकालेंगे और हम अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। तो ये इन्होंने कहा और उन्होंने ये दिन भी डिक्लेयर करा 26 जनवरी 1930 का कि भैया ये हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत कम हुआ, लिटल अटेंशन, यानी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि एक ऐसा निकालो कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना फ्रीडम का, इसे मॉन एवरीडे लोग, मतलब कि लोगों को बताओ कि ये कितना ज़रूरी है। अभी उन्हें ऐसे ही दिख रहा था, तो अब इसे कॉन्क्रीट कर दो, इशू कर दो एवरीडे लाइफ का, मतलब रोज़ की ज़िंदगी में भी लोग सोचे कि ये क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। और वो उन्होंने कैसे किया, ये आगे आएगा सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, तो ये चीज़ उन्होंने कैसे अचीव की।